हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम इंजरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्मल इंजरीज़ की बात करेंगे, जिसमें हम बर्न्स एंड कोल्ड इंजरीज़ की बात करेंगे। यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर से इंजरीज़ होती हैं वो, और जो कम टेम्परेचर से इंजरीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि थर्मल इंजरी इज़ डिफाइंड एज टिश्यू डैमेज और डिस्ट्रक्शन caused by transfer of thermal energy to or from the human body। ठीक है, अब this encompasses damage caused by exposure to extreme heat, जैसे बर्न्स कॉज कर सकता है, स्कार्स, एंड एज वेल एज एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट एंड ट्रेंच फुट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्लासिफाई किया है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरीज़ भी हमारे सिलेबस में है। तो हाइपरथर्मिक इंजरीज़ यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होती है, वो ड्राई हीट की वजह से क्या होगा, फ्लेम बर्न्स, रेडिएंट हीट, कॉन्टैक्ट विद हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्कार्स, ब्रांडिंग। इसका ये मतलब है, ड्राई हीट का मतलब समझते हो जैसे आपके गरम गरम चिमटा लग जाए। ठीक है, मॉइस्ट हीट का मतलब है लिक्विड से, तो ड्राई हीट मतलब आपके चिमटा लग जाता है, तो फ्लेम बर्न्स, रेडिएंट हीट एंड कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, ये होता है मॉइस्ट हीट यानी कांटेक्ट विद हॉट लिक्विड, जैसे वाटर, ऑयल, टार और चाय। ठीक है, कॉफ़ी, ये सारी बातें हैं। फिर आता है केमिकल बर्न्स, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली, कोरोसिव एजेंट से। इलेक्ट्रिकल बर्न्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल पासेज से which generate extreme joules with heating within tissue। लास्ट आता है रेडिएशन बर्न, जो कि यूवी लाइट, एक्सरे, आयनाइजिंग रेडिएशन से कॉज होता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। इसके बाद हाइपोथर्मिक यानी कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरीज क्या है, वो लोकल कोल्ड इंजरीज जैसे कि फ्रोस्ट बाइट, फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू, एंड नॉन फ्रीजिंग इंजरीज जैसे कि ट्रेंच फुट, इमर्शन फुट एंड चिलब्लेन्स। सिस्टेमिक कोल्ड इंजरी जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया यानी पूरी ही बॉडी में। देखो, लोकल का मतलब है ये सिर्फ पैरों पर दिखता है, पैर पर, हाथ पर और फेस पर, ये लोकल है, मतलब ये जो एक्सपोज पार्ट है। हाइपोथर्मिया क्या होता है, सिस्टेमिक कोल्ड इंजरीज। मैं आपको चलो बता देती हूँ। मैं कल ही, पता है, मैं पहले सोचती थी कि टाइटैनिक पूरा डूब गया था और उसमें से कोई नहीं बचा, बट कल मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसमें से काफ़ी लोग, 710 बचे थे और टोटल 1500 थे या 1500 की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं सोचती थी कि सारे मर गए थे। तो फिर उसने बताया, चैट जीपीटी ने, कि ये जो मरे थे वो हाइपोथर्मिया से मरे थे, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था उस टाइम पानी का 2 डिग्री सेल्सियस था। तो 2 डिग्री सेल्सियस में वो कैसे मरे, जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया से, फ्रॉस्ट बाइट से नहीं कि कुछ हिस्सा नहीं, वो तो पूरे ही डूब गए थे ना, तो पूरा ही शरीर का क्या हो गया था, टेम्परेचर कम हो गया था। तो वो जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया यानी ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द सिस्टम जो हाइपोथर्मिया होता है। तो समझ आ गया कि टाइटैनिक में जो लोग थे उनकी डेथ कैसे हुई थी, हाइपोथर्मिया से हुई थी। करेक्टरिस्टिक एंड डिग्री ऑफ बर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तो मैं लिखूंगी ही, क्योंकि अगर देखो मैं बताती हूँ, अगर इससे क्वेश्चन आता है ना तो फिर ये डिग्री ऑफ बर्न्स पूछे बिना आपको जाने नहीं देगा। ये इसके बिना तो सवाल आता ही नहीं है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये डिग्री ऑफ बर्न्स, अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स एंड डिग्री ऑफ बर्न्स कहाँ है, अच्छा ठीक है, ये वाला बर्न तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दूसरा वाला बर्न है। ठीक है, ये वाला बर्न है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रूल ऑफ 9। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिग्री ऑफ बर्न देख लेते हैं कि इसमें कितनी डिग्री होती है। देखो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने कुछ बताया है, आचार्य चरक ने कुछ बताया है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं। हम 3 वाला पढ़ेंगे बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 3 वाला, क्योंकि वैसे भी इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, और आएगा तो शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में आने का इसका कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री आता है कि वो सुपरफिशियल है, सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस और थर्ड डिग्री फुल थिकनेस होती है। क्या बोल रहे हैं देखते हैं कि एनाटॉमिकल डेप्थ कितनी होती है। फर्स्ट डिग्री में लिमिटेड टू द एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस तक होगा। जैसे इसमें क्या क्या, इसमें पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सिम्टम्स होंगे,
इरिदमा यानी रेडनेस होगा, माइल्ड इडिमा हल्का सा सूजा हुआ होगा, एंड पेन तो होगा ही। नो वेसिकल्स और ब्लिस्टर्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इसमें वेसिकल्स और ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं। एक्टिव कंजशन ऑफ कैपिलरीज। इसके बाद इसमें हीलिंग का क्या है, हील विद इन 3 to 6 डेज विदाउट स्कैरिंग, आउटर लेयर डी स्क्वेमेट। इतना नहीं सोचो, बस इसमें ये याद रखना कि विदाउट स्कार, जो कि मैंने आपको बताया था एब्रेशन में भी, कि एब्रेशन में क्या होता है, सिर्फ एपिडर्मिस का ही तो डिसइंटीग्रेशन होता है। तो जब भी एपिडर्मिस वाली चोट होती है तो वहाँ पर कोई स्कार नहीं रहता। आ रही है ना बात समझ में? चलिए, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो डायरेक्ट मत देखना। सबसे पहले हमारा मैकेनिकल इंजरीज़ और उसके बाद फायर आर्म इंजरीज़, उसके बाद ये थर्ड वीडियो है हमारी थर्मल इंजरीज़ की। पहले वो दोनों भी देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। इसमें जैसे हम सिंगिंग ऑफ हेयर पढ़ेंगे, वो मैंने आपको फायर आर्म इंजरीज़ में बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले बता के आते हैं, आप पहले वो देखा कीजिए, बाद में एज प्रोसीड जैसे चैप्टर बढ़ता है उसी हिसाब से आप भी हमारे साथ चला कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड डिग्री यानी पार्शियल थिकनेस की। तो इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस एंड वेरिएबल डेप्थ ऑफ द डर्मिस। अब इसमें एपिडर्मिस के साथ क्या कवर हो जाएगा, डर्मिस भी आ जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स हो जाएगा, जिसमें फ्लूइड होता है, ठीक है, इंटेंस पेन होता है। और आपको पता ही है, जहाँ पर आपका मुझे लगता है सबके साथ ज़िंदगी में एक बार ऐसा होता ही है कि जल जाते हैं, तो वहाँ पर वो ब्लिस्टर हो जाते हैं, बहुत दर्द करता है, ठीक है। रॉ रेड सरफेस इफ़ ब्लिस्टर रप्चर्स, ठीक है, ये उससे भी ख़तरनाक है कि अगर वो रप्चर हो जाता है तो बहुत अजीब गंदा, ठीक है, और पेनफुल होता है ये, ठीक है। तो समझ आ गया कि इसमें क्या होता है, सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर्स कॉज होते हैं, जिसमें पानी भरा होता है और अगर वो फट जाता है तो अंदर से रॉ रेड सरफेस दिखता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कब हील होता है। सुपरफिशियली तो 10 से 21 दिन में हील हो जाता है विद मिनिमल स्कार्स, ठीक है, जिसमें कम होते हैं। और अगर डीप है, देखो इन्होंने कहा है कि एपिडर्मिस तो है ही, अब डर्मिस में भी सुपरफिशियल और डीप लेयर्स होती हैं। अब अगर डर्मिस का सुपरफिशियल लेयर है तो 10 से 21 दिन में हो जाएगा और कम से कम स्कार होगा। लेकिन अगर डीप है डर्मिस में तो ऑफन लिविंग स्कार, तो उसका स्कार हो सकता है और उसे ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कुछ हफ्ते। समझ आ रहा है? इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड डिग्री, जिसमें फुल थिकनेस होती है, जैसे एंटायर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जैसे स्वेट ग्लैंड्स। ये चीज़ याद रखना कि इसमें क्या आ जाता है, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, स्किन अपीयर्स ड्राई, क्योंकि स्वेट ग्लैंड ही क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेदरी हो जाएगी, चेयर्ड हो जाएगी, वाइट पर्ली, ये सब मैंने आपको टर्म्स बताया था, चेयर्ड वगैरह क्या है। तो ड्राई का तो समझ आ गया। इनसेंसिटिव टू पेन, ये वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पता है कैसे हाईलाइट करूँगी। जो बात पता है, मेरी जो अगतंत्र वाली मैडम थी, आई रियली लाइक हर, वो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि जो उनका पढ़ाने का तरीका था ना, वो इतने अच्छे से उन्होंने बताया है मुझे, मतलब मुझे नहीं, पूरी क्लास को। बट आपको पता है कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो उनकी तारीफ़ करते हैं, कुछ बुराई करते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे इनकी बुराई करते हैं किस तरह के बच्चे हैं। मैडम इतनी बढ़िया से समझाती हैं। अगतंत्र में मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ मैम की वजह से आया है। मेरी मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि क्या टॉपिक क्या, लेकिन वो यही है कि बच्चे कभी किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, बट शी इज़ वेरी 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 गुड टीचर, आई रियली लाइक हर, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ही टीचर पसंद है जो पढ़ाते हैं पूरा दिल से, वो क्लास में आती है और पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है कि नागा कर दिया, नहीं भाई, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बहुत बढ़िया टीचर है। तो आप भी अपने टीचर से पढ़ा करो, बढ़िया होते हैं सारे टीचर्स, ठीक है। बच्चों की बात में नहीं आना कि ये अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। अरे बच्चे कभी किसी की तारीफ़ करते ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता कि वो हर किसी की बुराई करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है थर्ड डिग्री ऑफ बर्न में, वो ये है कि इट इज़ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि नर्व भी डैमेज होती है, ठीक है। तो क्योंकि नर्व एंडिंग, रुक जाओ मेरा गला, तो नर्व एंडिंग ही जब डैमेज हो गए तो कोई पेन नहीं होता। तो समझते हो, मैम को बड़ा पसंद था, मैम पूछती थी कि बताओ
3 डिग्री ऑफ बर्न्स होती हैं तो सबसे ज़्यादा पेन किस में होता है? अब हमारी अकल जितनी चलेगी वो हम यही कहेंगे मैम 3rd डिग्री है, सबसे ज़्यादा जला होगा तो सबसे ज़्यादा पेन होगा। नहीं भाई, उसमें तो नर्व ही ख़त्म हो गई तो पेन कहाँ से होगा? तो पेन सबसे ज़्यादा किस में होता है? जब भी तो यहाँ पर लिखा गया है इंटेंस पेन। यहाँ पे पेन नहीं होता, पता ही नहीं चलता। पेन तो होता होगा, डैमेज भी ज़्यादा है, लेकिन जब नर्व ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोकल नर्व एंडिंग नो ब्लिस्टर्स फॉर्म ऑन द डेड टिश्यू। समझ आया? कैन नॉट हील स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम स्किन, रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग, हैवी स्कारिंग। तो ये बहुत खतरनाक वाली बात है कि यहाँ पर क्या करें एकदम से हील नहीं होता है और अच्छा खासा मार्क यहाँ पर रह जाता है। ये वाला ना हमारे यहाँ पर नहीं है कि हमारे यहाँ 3 ही, मेरी मैम ने 3 ही बताया था मुझे, तो सिर्फ 3 ही पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है कि रूल ऑफ 9 क्या है, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 में क्या है कि इसका आप एक बार इमेज अपने उससे देख लेना, बुक से, लेकिन ठीक है समझ आ जाएगा, ठीक है, बिना बुक के भी। पीडियाट्रिक्स वाला याद नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले आता है हेड एंड नेक 9%। टोटल कितना होगा? 100% होगा ना। तो ऐसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, 9 × 11 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो 9 आएगा 11 बार और फिर 1% आएगा जेनाइटल्स का। समझ आ गया? तो सबसे पहले देखो पेरिनियम एंड जेनाइटल्स कितना है? 1% है। बाकी हमें 11 बार 9 चाहिए, तो जब भी तो 99 हो पाएगा। तो चलो, तो सबसे पहले मैं आपको 1 2 3 भी करती रहूँगी साथ में, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। हेड एंड नेक 1, चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है देखो, आगे का चेस्ट 9, पीछे का चेस्ट 9। समझ आ गया? बैक एंड बटक्स, अच्छा सॉरी इन्होंने अलग से दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि देखो आगे का देखो, एंटीरियर देखो, जिसमें 9 तो चेस्ट का आ जाएगा और 9 आ जाएगा एब्डोमेन का, यानी ऐसा समझो कि 9 चेस्ट और 9 आपका पेट आ जाएगा। ऐसे ही पीछे आपका 9 बैक का आ जाएगा और 9 बटक्स का आ जाएगा। समझ आ गई? समझ आ रहा है? यहाँ भी मैं 9 लिख देती हूँ जो मैंने 1 लिखा है, ठीक। समझ आया कि 9 आपका चेस्ट का था, फिर 9 आपका एब्डोमेन का आ गया, 9 आपका बैक का था, 9 आपका बटक्स का आ गया। फिर राइट अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, राइट वाला अपर जो राइट है, राइट हैंड है आपका, उसका अपर एक्सट्रीमिटी का 9 आ गया। रुक जाओ, अच्छा हाँ, तो ये लेग में थोड़ा अलग है। देखो हाथ होते हैं बिल्कुल हल्के, पैर ऐसा समझ लो कि पैर ना दुगने हैं हाथ से। तो राइट वाला जो आर्म है, राइट वाला पूरा हाथ के लिए 9 आएगा, लेफ्ट वाले पूरे हाथ के लिए 9 आएगा। लेकिन जो पैर है हमारा, जो राइट पैर है, उसमें एक आगे वाले का आएगा, एक पीछे वाले का आएगा। तो 9 + 9 यानी एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर करते हैं इसमें। लेफ्ट में भी एक तो लेफ्ट एंटीरियर वाला पार्ट, एक लेफ्ट पोस्टीरियर वाला पार्ट। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 9 + 9 आ जाएगा। तो अब देख लो कितनी बार 9 हुआ। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार 9 हो गया, मतलब 99 हो गया। और 1 आता है जेनेटिलिया का। तो याद कैसे करोगे? गर्दन सबसे ऊपर से चलो नीचे तक। सबसे पहले आ जाता है सर, उसका 9 हो गया। फिर आ जाओ अपना चेस्ट पर और एब्डोमेन पर, ये दोनों आगे के हिस्से हैं तो इनके 9 + 9 हो जाएगा। फिर पीछे आ जाओ, 9 + 9 बैक एंड बटक्स का हो जाएगा। फिर एक हाथ का 9, फिर दूसरे हाथ का 9, ठीक है। फिर एक पैर का आगे का 9, एक पैर के पीछे का 9, दूसरे पैर का आगे का 9, दूसरे पैर का पीछे का 9, और फिर 1% जेनाइटल्स। समझ आ रहा है? अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ बर्न्स। इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होता है? पोस्टमार्टम अपीयरेंस इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको जो इम्पोर्टेंटली मैंने बता दिया था वो ये था और ये था। जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है। आप ये भी देख लेना एक बार जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो अब आते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट पर। कॉज ऑफ डेथ क्या है कि इमीडिएट, डिलेड या फिर वीक्स हो गए। तो इमीडिएट में क्या होगा? न्यूरोजेनिक शॉक, प्राइमरी शॉक फ्रॉम पेन या डर, ठीक है, एस्फेक्सिया से ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक CO, HCN, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लेरेंजियल स्पाज्म। तो इमीडिएट कॉज किस वजह से होता है? सबसे पहले तो न्यूरोजेनिक शॉक।
शॉक दिमाग में लग जाता है, ठीक है। फिर एस्फिक्सिया और फिर लेरेंजियल स्पाज्म, ये भी वो खुद हो जाता है। लेरेंजियल स्पाज्म आपको ड्राई ड्रोनिंग में मिलेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एस्फिक्सिया का ही अगत तंत्र में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, वेट करो, जल्दी ही वीडियो आएगी। डिलेड हाइपोवोलेमिक शॉक यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होगा, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक फिक्स किसकी वजह से होता है, जो मोस्टली होता है वो सेप्सिस, मोस्ट कॉमन डिलेड कॉज। तो सेप्सिस यानी इन्फेक्शन फैल जाता है उसकी वजह से, या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सेप्सिस है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा होता है अकरिंग ड्यू टू डोमेस्टिक एक्सीडेंट, जैसे स्कार्डिंग, किचन फायर्स और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स। सुसाइडल भी काफ़ी होता है, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व सेल इमुलेशन यूजिंग एक्सिलरेंट, जैसे केरोसिन, पेट्रोल। टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न्ट इज सिमेट्रिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड मूविंग डाउनवर्ड्स। ये चीज़ याद रखना कि सिमेट्रिकल होता है और सर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं होमिसाइडल की। इन्फ्लिक्ट टू कॉज डेथ और टू डिस्ट्रॉय एविडेंस ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग क्राइम, जैसे बर्निंग ऑफ द बॉडी आफ्टर होमिसाइड। आपने किसी को मार दिया और उसे जला दिया। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ प्रायर टू बर्निंग इज क्रिटिकल, ठीक है, कि क्या कॉज था डेथ का, अब उसे जला दिया गया तो वो सारे सबूत मिट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। फिर हम बात करते हैं कोल्ड इंजरीज की। कोल्ड इंजरीज क्या होता है? कोल्ड इंजरीज अकर व्हेन टिश्यू आर एक्सपोज टू लोअर टेम्परेचर लीडिंग टू लोकलाइज सेलुलर डैमेज और सिस्टमिक साइकोलॉजिकल कोलैप्स। ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है? इसमें लोकलाइज्ड कोल्ड इंजरीज और कहाँ गया, लोकलाइज्ड कोल्ड इंजरीज नॉन फ्रीजिंग वाले, ये फ्रीजिंग वाले, और सिस्टमिक वाले, ठीक है। वो हाइपोथर्मिया जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो चिलब्लेन्स क्या होता है। इन्फ्लेमेटरी स्किन लेजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक एक्सपोजर टू डैम्प नॉन फ्रीजिंग कोल्ड, characterized by localized erythema, swelling, itching and sometimes superficial ulceration, especially on toes and fingers। देखो चिलब्लेन्स क्या होता है, बस इसमें ये याद रखना कि इसमें डैम्प एरियाज में यहाँ पर खड़े होते हैं, और इसमें क्या होगा, देखो एरिथमा, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग एंड समटाइम्स अल्सर भी हो सकते हैं। नॉन फ्रीजिंग कोल्ड यानी ये जमा हुआ नहीं है। ट्रेंच फुट की बात करते हैं कि यहाँ पर कॉज बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर डे टू वेट कंडीशन, वेट कोल्ड कंडीशन अबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन लीड्स, अब क्या होगा, जब ठंड होती है तो वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इश्चीमिया, डैमेज टू पेरिफेरल नर्व, कैपिलरीज, नमनेस होगा, इवेंचुअल गैंग्रीन विदाउट एक्चुअल टिश्यू फ्रीजिंग। फिर लोकलाइज्ड कोल्ड इंजरीज, एक्चुअल फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू लिक्विड्स। देखो यहाँ पर क्या होता है कि लोकलाइज्ड का मतलब समझते हैं, यहाँ पे बॉडी में आपका खून नहीं जमा है, नॉन फ्रीजिंग वाली है। इसमें आपका क्या होता है, खून जम जाता है, यानी एक्चुअल फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। ब्लड, टिश्यू फ्लूइड्स, वो सब क्या होता है, वो जमने लगते हैं, फॉर्मिंग आइस क्रिस्टल्स, जो कि क्या बना लेता है, आइस क्रिस्टल्स दैट मैकेनिकली डिस्ट्रॉय सेल मेम्ब्रेन्स। ये भी 3 डिग्री में क्लासीफाई हम इसे करते हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, एडिमा, ट्रांसिएंट नमनेस एंड सुपरफिशियल डिस्क्वेमेशन। सेकेंड डिग्री में वेसिकल्स एंड बुली फिल्ड विद क्लियर और मिल्की फ्लूइड, इसमें होता है, उसमें भी सेकेंड डिग्री में ही होता था वेसिकल्स और हाइपरथर्मिक मार्जिन्स। थर्ड डिग्री में फुल थिकनेस स्किन नेक्रोसिस हो जाती है, हिमोरेजिक ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ये याद कर लेंगे। फोर्थ डिग्री में कंप्लीट नेक्रोसिस, मसल्स, टेंडन्स, बोन्स लीडिंग टू ड्राई गैंग्रीन एंड ऑटो एम्पुटेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रख लेना कि क्या क्या हो रहा है बस।
सिस्टमिक कोल्ड इंजरीज में मैंने आपको बताया था हाइपोथर्मिया से होता है इन द बिलो ये क्या कह रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस इट इज जस्टिफाइज एज माइल्ड मॉडरेट। सीवियर क्या होता है, छोड़ो बस हाइपोथर्मिया क्या होता है, अच्छा छोड़ते नहीं है देखो। ये जब बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, इट इज़ क्लासिफाइड एज माइल्ड। अगर वो 32 है, ठीक है, वो 32 डिग्री सेल्सियस से 35 है तो वो माइल्ड हाइपोथर्मिया है। मॉडरेट के लिए 28 से 32 है तो वो मॉडरेट है। सीवियर हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर 28 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट की, जो कि इतना इम्पोर्टेंट इसका तो नहीं है। इसमें देख लो क्या बोल रहे हैं वो कि हाइपोथर्मिया वैसोमोटर पैरालिसिस अगर कॉजिंग वासोडाइलेशन, हाँ तो पैरालिसिस हो जाएगा तो वासोडाइलेशन हो जाएगा। फॉल्स सेंसेशन ऑफ इंटेंस हीट स्ट्रिप्स ऑफ देयर क्लोथिंग शॉर्टली बिफोर डेथ। हाँ पता है ये वाला आपको मैं बताती हूँ, ये मैंने देखा था या तो ध्रुव राठी की वीडियो में या फिर एक पाकिस्तानी चैनल है ज़ेम टीवी, वो वीडियोस बनाते हैं इस तरह की। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि लोग ना जब वो ठंड लगती है उन्हें तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब दिमाग में हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, ठीक। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि वो क्या फील करते हैं कि इंटेंस हीट, उन्हें लगता है कि बहुत गर्मी और जिसकी वजह से वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं कि गर्मी है। तो ये क्या होता है, ये दिमाग काम नहीं करता है उस टाइम पर, इतना ठंड में इस तरह के काम वो करते हैं। हाइड एंड डाई सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, नॉटोमैनर सेल्फ प्रिजर्वेशन बिहेवियर वेयर द विक्टिम क्रॉल्स इनटू अ कन्फाइंड हिडन स्पेस जस्ट अंडर फर्नीचर क्लोजर्स बिटवीन रॉक्स बिफोर they found in a fetal hypothermia, the bright red postmortem lividity। ये याद कर लेना कि इसमें कैसी होती है, ब्राइट रेड लिविडिटी होती है ड्यू टू हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड इन द सुपरफिशियल टिश्यू। कोल्ड इनहिबिट ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ठंड है वो इनहिबिट करती है, वो टूट नहीं पाता है। दिस में अब ये वाली बात है कि ये किसके लिए मिमिक करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर साइनाइड पॉइजनिंग से। सिमेट्रिकल पेटलर एंड ब्राइट पिंक्स डिस्कलरेशन ओवर जॉइंट्स। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा पूरा थर्मल इंजरीज। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इतना ही, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो चाहिए टॉपिक है, नहीं आएगा एग्ज़ाम में, आता भी नहीं है, बहुत कम इसके चांसेस हैं। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचता है वो है डाउरी डेथ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।